Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Under 24/7 Foundation channel. ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये है हमारी वन शॉट समरी सीरीज के अंदर हम लोग सारे चैप्टर्स को समराइज कर रहे हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। सेक्शन वाइज पेजेस की समरी की जाएगी, मतलब कि एक पेज के अंदर जो भी थॉट है, जो भी कंटेंट है, उसको ऑलरेडी हेडिंग में समराइज कर दिया गया है। तो आप चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ उसकी हेडिंग भी देखेंगे कि हेडिंग में लिखा क्या हुआ है पेज के साथ साथ, राइट। और उस हेडिंग में जो भी लिखा होगा वो आपका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी होगा और उन्हीं कीवर्ड्स को जोड़ते जोड़ते हम पूरी समरी कंप्लीट कर लेंगे। वन शॉट डिमांड कर रहे थे बच्चे बहुत ज़्यादा कि नेल्सन मंडेला का ज़रूर करा दीजिएगा, तो आज चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इससे रिलेटेड ये है, देखो प्यारे से नेल्सन मंडेला, इससे रिलेटेड जो वन चैप्टर एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। 2-3 वीडियोस लग गए थे उसको करने में क्योंकि बड़ा चैप्टर है काफ़ी, राइट। तो वो अगर आपको देखना है तो उसकी सीरीज़ अलग है वन शॉट की, राइट, मतलब सॉरी नॉट वन शॉट, चैप्टर एक्सप्लेनेशन की। तो वहाँ पर आपको चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको समरी में पढ़ रहे हैं, इसकी समरी पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। समरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे यहाँ लिख रहा है नेल्सन मंडेला, तो देखो सेरेमनी के बारे में लिखा है नेक्स्ट पेज पे, उसके नेक्स्ट पेज पे उसकी स्पीच में क्या बोला था उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट में हम लोग द अपार्थाइड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इनके कंट्री में ये प्रवेल्ड था और काफ़ी कुछ है इस सिस्टम में। फिर सेक्रीफाइसेस किस तरीके से पीपल ने किए थे। फिर हम लोग आ जाएंगे इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम द चैप्टर जो हमें पढ़नी है और जिनकी वजह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही करके और भी हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ते जाते हैं और व्हाट इज़ द एक्चुअल फ्रीडम एंड ऑल सब कुछ है। चलिए तो शुरुआत से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और चैप्टर को आज फिनिश करेंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट नेल्सन मंडेला। कौन है ये और इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ने को क्या मिलता है, इंट्रोडक्शन में पहले ये समझ लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला हमारे इंडियन तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हैं। तो ये इनके बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब ये हमारी हिस्ट्री नहीं है बच्चों, तो हम अपार्थाइड सिस्टम के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत कम जानते हैं। या तो आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ेंगे, एसएसटी में शायद 10th में कुछ है इनके लिए, 9th-10th में, और या फिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा इंडियन फ्रीडम फाइटर जो मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट था ना हम लोग का, तो उससे हम लोग इसको रिलेट काफ़ी कर सकते हैं क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी थी। यहाँ पे ब्लैक लोगों ने वाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ लड़ाई करी थी। लोग अफ्रीका के ही थे, लेकिन वहाँ वाइट और ब्लैक दो तरीके के लोग हैं, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल। अब वाइट लोगों का ब्लैक लोगों के ऊपर किया गया अत्याचार, इसी सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, एबॉलिश कर दिया, बिल्कुल फिनिश। और उसके बाद ब्लैक लोगों को भी सेम राइट्स दिलवाने का जो काम था वो नेल्सन मंडेला और इनकी टीम ने किया था। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई थी बच्चों, 30-35 साल की लड़ाई रही है जब से इन्होंने जेल, 30 साल तो बोलते कि जेल में ही थे, राइट। तो इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तब जाके फाइनली लास्ट में, सेंचुरी के लास्ट में 1949 से 1999 के टाइम पर ये एक्चुअली प्रेसिडेंट रहे थे साउथ अफ्रीका के। तो 1994 में एबॉलिश हुआ था अपार्थाइड सिस्टम, जब इनको ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि इनसे पहले कभी ब्लैक प्रेसिडेंट बना ही नहीं, इसीलिए इनको बोलते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। सो नेल्सन मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी। एंटी अपार्थाइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे। रिवोल्यूशनरी वो होता है जो रिबेल करता है। भाई किसी भी चले आ रहे सिस्टम में अगर आपने टांग अड़ाई तो आप एक रिवोल्यूशनरी हैं या रिबेलियस हैं या विद्रोही हैं। विद्रोही एक नेगेटिव वर्ड हो गया, रिवोल्यूशनरी थोड़ा सा आप मतलब पॉजिटिवली लेंगे कि भाई उसने सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके तो आप अगेंस्ट हो गए ना, तो वो आपको विद्रोही बोलेगी, लेकिन आप एक रिवोल्यूशनरी हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे, इसीलिए ये एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी बोले जाएंगे। इसके अलावा जब ये पॉलिटिक्स में आए तो ये पॉलिटिकल लीडर बन गए एंड देन इन्होंने क्या किया, इलेक्शंस में खड़े हुए और फर्स्ट प्रेसिडेंट, नॉट फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ये बच्चों बन गए। क्लियर हो गया? सो मंडेला एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये याद कर लेना, इसका ना ANC करके याद कर लेना क्योंकि ये ना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसको बोलेंगे।
स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। अब ये अपार्थाइड सिस्टम क्या है, देखो समझने को तो इसके ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो वाइट लोग थे, ठीक है, ये ब्लैक लोगों के ऊपर जो अत्याचार करते थे उसको ही अपार्थाइड सिस्टम बोलेंगे। अब अत्याचार में क्या क्या आ गया मैम, सब कुछ आ गया जो आप एक स्लेव के ऊपर करेंगे। तो ब्लैक लोगों को स्लेव की तरह रखा जाता था और वाइट लोग राजा की तरह रहते थे। तो इसको समझने का एक छोटा सा तरीका ये है कि आप ये समझिए कि जो वाइट पीपल हैं ये 30% लोग थे बस, ठीक है। कितने परसेंट लोग थे ये, 30% लोग थे, और जो ब्लैक लोग थे वो 70% लोग थे। अब 30% लोग साउथ अफ्रीका के 70% एरिया में रहते थे, और जो 70% लोग थे ये साउथ अफ्रीका के 30% एरिया में रहते थे। अब आप समझ सकते हैं कि कौन लेविश लाइफ जी रहा था और कौन स्लेव की लाइफ जी रहा था। अब ये सारी जो भेदभाव है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो इसी में नहीं था। लैंड तो अब लैंड इनके पास में ज़्यादा है तो सारी फैसिलिटीज़ भी इनके साथ में ज़्यादा होंगी। एंड नॉट ओनली दैट, किसी भी ब्लैक पर्सन को वाइट पर्सन की लेगेसी में, वाइट पर्सन की प्रॉपर्टी में, वाइट पर्सन के इंस्टीट्यूट्स में एंट्री भी नहीं मिलती थी। तो मान लीजिए अगर मैं एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन पर्सन हूँ एंड इफ आई वांट टू स्टडी इन अ स्कूल जो किसी वाइट सुप्रीमेसी के पर्सन ने बनाया है, वाइट लोगों का है, वहाँ मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ वाइट लोग पढ़ सकते हैं, जो भी वाइट ब्लड लाइन को फॉलो करते आ रहे हैं। तो मैं नहीं जा पाऊंगी वहाँ पर। तो दिस इज सो 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 रॉन्ग। देख रहे हैं आप? तो ये तो सिर्फ स्टडीज़ की बात होगी। हॉस्पिटल, जॉब सेक्टर, जो भी सेक्टर्स हुआ करते होंगे उस टाइम पे जहाँ आप जॉब ले सकते हैं, वाइट अलग ब्लैक अलग, तो मतलब एक अलग ही सेपरेट, बिल्कुल उनको ना कहता है डिस्कार्ड कर देना, आप अलग रहिए, है ना। देश निकाला है कंट्री के अंदर लेकिन अलग हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स सुनने में शायद आपको भी लग रहा होगा कितना छोटी सी बात है मैम, लेकिन अगर आप इसको लाइफ में प्रैक्टिकली देखेंगे तो कितनी बड़ी बात है कि आपकी कंट्री का 70% लैंड आपके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। एंड नॉट ओनली लैंड, एवरी फैसिलिटी अवेलेबल इन दिस लैंड इज नॉट एक्सेसिबल टू यू। आप उसमें घुस ही नहीं सकते, कुछ भी यूज़ ही नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते अपने मन से, आप अपनी जॉब नहीं कर सकते अपने मन के सेक्टर में। क्यों? क्योंकि आपको इतना सा एरिया दिया गया, कर लो जो करना है। तो दिस इज छोटा छोटा अपार्थाइड, आपको समझ आ गया होगा। अब इसी सिस्टम को नेल्सन मंडेला ने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। और ऐसे नहीं कि एकदम से, डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन लगा, मतलब सदियाँ लग गई इस काम को ख़त्म करने में। इस गंदा, ये जो बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिस जो थी साउथ अफ्रीका की, इसको हटाने में सदियों लग गई बच्चों। बट फाइनली इट वाज डन। ये हुआ कब हुआ? जब नेल्सन मंडेला ने कमांड संभाली। एंड ये तो सिर्फ फेस थे, इनके पीछे जितने भी आएगा उनका भी जिक्र चैप्टर के अंदर। काफ़ी सारे, ओलिवर टैम्बू है ना, और सिसिली, बहुत सारे ऐसे अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी हैं जिन्होंने जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि फ्रीडम फाइटिंग में कितने सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, कितने सारे हीरोज़ के नाम हम जानते हैं। बट जिस टाइम सक्सेसफुल हो रहे थे, जिस टाइम फ्रीडम मिल रहा था, वो लोग तो नहीं थे, कोई और थे, कोई और प्राइम मिनिस्टर बना, कोई और प्रेसिडेंट बना। बट क्या ये ही हैं जो फेस थे, या पहले जितने भी लोगों ने बलिदान दिया, सेक्रीफाइस दिया, वो भी पार्ट है इस फ्रीडम मूवमेंट का? ऑफ कोर्स एवरीबडी। किसी ने सिंगल कपड़ा भी अगर विदेशी यूज़ नहीं किया और बोला कि मैं इंडियन स्वदेशी अपनाऊंगा, वो भी फ्रीडम फाइटर का मोमेंट का फ्रीडम फाइटर है, मतलब उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, राइट। सो सेम यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बैक एंड पर भी थे, बैक एंड पर, फ्रंट एंड पर काफ़ी सारे थे। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि अपार्थाइड सिस्टम में है क्या। अब मैं बार बार अपार्थाइड सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी चैप्टर में, हम लोग सिर्फ चैप्टर में आगे क्या चल रहा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो, सो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन द प्रिजन। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो अभी तक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होते थे भाई, वाइट लोग वाइट अपने आपस में करते थे और हीरो हीरोइन जो भी, जिसको भी जो बनना है, राजा रानी बन जाते थे। जो भी पोस्ट उनको लेनी है गवर्नमेंट में, ब्लैक से ना पूछा जाता था, ना उनकी सहमति ली जाती थी।
तो ये इनके साथ गलत था, लेकिन फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, और जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। नाउ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने खुद लिखी और अपने सारा एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है। स्पीच भी है इनकी, वो हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। देखो भाई, इसका इंट्रोडक्शन ही 10 मिनट का हो जाता है बच्चों, तो चैप्टर आप समझ लो थोड़ा लंबा जाएगा। ओके, चलिए, सबसे पहले जब चैप्टर हमारा शुरू होता है तो वहाँ एक सेरेमनी हो रही है, यह है इनॉग्रेशन सेरेमनी, शपथ सेरेमनी, जिसमें नेल्सन मंडेला अपनी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की शपथ ले रहे हैं। कहाँ हो रही है, कितने बजे हो रही थी, कौन से दिन हो रही थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन चैप्टर के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे उसको लेकर आए हैं, पढ़ते हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल, अच्छा देखो कीवर्ड है, कुछ याद कर लेंगे आप लोग, बोलेंगे नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। नॉन रेशियल मतलब रंग भेद नहीं है, ना काला ना गोरा। अब इस नई गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था कि सब ब्लैक लोग थे, नहीं, वाइट प्लस ब्लैक थे, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि अब वाइट लोगों को हराकर सब ब्लैक वाले जीत जाएंगे, वाइट एंड ब्लैक मिक्स, तो रंग भेद नहीं होगा। नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी एंड वॉज हेल्ड इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो जैसे हम लोगों के यहाँ पे दिल्ली में जितनी भी राष्ट्रपति भवन हो गया या जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, यहाँ पे भी यूनियन बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। और प्रिटोरिया नाम के शहर के अंदर, तो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया के अंदर ये वाला जो सेरेमनी है वो हुआ। और इसके कुछ पिक्स भी हैं, अगर मैं लाई हूँ तो आई विल शो यू कि किस तरीके से वहाँ पे आज भी नेल्सन मंडेला की स्टैचू बनी हुई है, ठीक। चलिए, सो द इनॉग्रेशन वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम एक बात बताइए, इतनी सदियों से ये अपार्थाइड सिस्टम चलता आ रहा था, तो कुछ लोगों की वजह से कैसे ये अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया? आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैम ऐसा क्या हुआ कि अपार्थाइड सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया? लोगों की हेल्प से नहीं, इंटरनेशनली भी बहुत प्रेशर आ गया था बच्चों। जैसे अभी ये देखो, ये ना 1994 की बात है, तब तक तो फिर भी लोग बहुत स्मार्ट हो गए थे, है ना। हमारा तो 1949 के टाइम पे तो ब्रिटिशर्स के साथ में इतना पंगा था कि हम ही लोगों ने मिलकर कुछ किया, लेकिन इनके टाइम पे क्या हुआ था, इंटरनेशनली भी लोगों ने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लोग बोले यार तुम कैसे हो, ब्लैक लोगों पे कितना अत्याचार कर, क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी थी उस टाइम पे, तो हम तुमसे कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, तुम लोगों से सारे रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस खत्म कर देंगे। तो फाइनली जो वहाँ की वाइट सुप्रीमेसी थी ना, वो परेशान हो गई, बोले यार ये तो गड़बड़ है, तो वहाँ की सरकार हिल गई, और तब जाकर ब्लैक लोगों ने अंदर से भी दबाव डाला, बाहर से भी। ऐसे ही सेम डिप्लोमेसी हमारे यहाँ भी हुई थी, गांधी जी जब साइन करवा रहे थे ट्रीटीज़ के ऊपर, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तब जाके फाइनली जो ये ब्रिटिशर्स थे, इनको लगा कि यार अब तो ना हमको सब तरीके से घेर लिया गया है, हमें नहीं लगता अब हमको यहाँ रहना चाहिए, निकल लो, दे दो इन्हें आज़ादी। तो ऐसे ही करके हर नेशन आज़ाद हुआ है ब्रिटिशर से। ये हाउएवर ब्रिटिशर्स की स्टोरी नहीं है, ये वाइट एंड ब्लैक सुप्रीमेसी की स्टोरी है, जो कंट्री के अंदर ही थी, इन्हीं लोगों के अंदर थी। आज भी वहाँ पर वाइट लोग अलग और ब्लैक लोग अलग रहते हैं, बट फिर भी उतना नहीं है अत्याचार जो पहले हुआ करता था। ऑन पेपर देखो, वैसे आप चैप्टर अगर आप जाओगे ना हिस्ट्री साउथ अफ्रीका की देखने के लिए, तो आपको दिखेगा कि ऑन पेपर सब सही है, बट एक्चुअली वहाँ पे अभी भी सेम चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं। एक रोड जो है ना वहाँ का, वो ऐसे ही कर दिया, मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्लेवरी में रह रहे हैं ब्लैक लोग, ये भी खुश हैं वो भी खुश हैं, बट हाँ जो भेदभाव है, या जो एक हो गया ना मेरी कम्युनिटी अलग तुम्हारी कम्युनिटी अलग, वो आज भी है। अब पेपर पे तो नहीं दिखाया जा सकता इस चीज़ को, ये तो कोल्ड वॉर है, माइंड में चलता रहता है, बट है आज भी, ठीक है। चलिए, तो इंटरनेशनल जो लीडर्स थे ना, इन लोगों ने भी बाहर से दबाव डाला था कि यार ऐसा है, ये एक्सप्लॉइटेशन हटाओ, अपार्थाइड सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दो। तब जाके साउथ अफ्रीका में ये जो अपार्थाइड सिस्टम है वो ख़त्म हुआ था। तो जिस दिन इनॉग्रेशन थी, हर इंटरनेशनल लीडर इनके यहाँ आया था अफ्रीकन सॉइल पे, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने, क्योंकि सब ने मिलके साथ दिया था नेल्सन मंडेला और इनकी पार्टी का कि आप सही कर रहे हैं, अपार्थाइड सिस्टम को हट जाना चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग। कैसी होगी ये गैदरिंग? बिल्कुल वैसी जैसे समिट्स होते हैं। अभी हमारे इंडिया में जब हुआ था तो हर कंट्री का, है ना, लीडर, कहीं का प्राइम मिनिस्टर, किसी का प्रेसिडेंट, वो लोग नहीं आ सकते, तो किसी अच्छे लीडर को अपने यहाँ से भेज देते हैं और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं समिट में। G20 समिट हो गया, या जो भी जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे समिट्स होते रहते हैं, तो ऐसे ही लोग आए थे। पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी। इतने सारे लोग सिर्फ और एक शपथ सेरेमनी के लिए, बहुत बड़ी बात है बच्चों ये,
समझ रहे हो? अब आप ही सोचो, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली, कितने लोग बाहर के आए थे, कितनी कंट्रीज के लोग आए थे। ये बड़ी बात थी। आपने सालों से, सदियों से, सालों से नहीं, सदियों से चलते हुए अपार्टहाइड सिस्टम को खत्म किया था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब ऐसे तो हर 5 साल में चेंज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो भी पार्टी होगी, तो अब हर बार थोड़ी ना 140 कंट्रीज़ के लोग आएंगे। ठीक है, एक दो लोगों से जिनसे बातचीत अच्छी है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हेल्पफुल हैं, वो आ जाते हैं जस्ट एक काइंड जेस्चर देने के लिए, थैंक यू सो मच, हमें अच्छा लगा, कंग्रेचुलेशंस बोलने के लिए। जैसे कभी शादी में चले गए। अब ये थोड़ी है कि पूरा देश ही हर किसी की शादी में घुसता जाएगा, तो ऐसे नहीं होता ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इसमें काफ़ी लोग आए थे। ठीक है जी, चलिए। नेल्सन मंडेला was then sworn in as the first black president of the Republic of South Africa. Again same line. For decades this had been the seat of white supremacy. कई सालों तक ये जो सीट है वो white supremacy के पास थी, सफ़ेद लोगों के पास थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये है पूरा कीवर्ड, मैं जो बोल रही थी ना आपको, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन गई। अच्छा, रेनबो क्यों बना यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर सारी कंट्रीज थी, तो हर कंट्री का फ्लैग लगाते हैं, है ना, काइंड जेस्चर होता है कि देखो भाई आप आए हैं तो हमने आपका भी कंट्री का फ्लैग, तो हर कलर का रेनबो वहाँ पर बन गया था। तो ये दिन था जिस दिन स्वॉर्न इन किया, शपथ ग्रहण की इन्होंने, और सब लोग आए इनको कंग्रेचुलेट करने। सेरेमनी, कुछ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कहाँ थी, यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया में थी, इन्होंने शपथ ली थी, है ना। फिर इन्होंने अपनी शपथ लेने के बाद स्पीच भी दी। स्पीच में इन्होंने क्या बोला? ये बोले, वी, हम लोग, who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege. rare, बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। हमारे प्रेसिडेंट की शपथ सेरेमनी में तो आप नहीं आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की शपथ सेरेमनी में तो नहीं आए। क्यों? क्योंकि रेयर प्रिविलेज है भाई, बहुत बड़ी बात है ना। सो to be host to the nation, to be the host to the nations of the world on our own soil. हम आपके होस्ट हैं। होस्ट कौन? जो आपके यहाँ हो और लोगों को वेलकम करे। तो हम होस्ट कर रहे हैं नेशन के लोगों को, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अन बोल रहे हैं वी वर आउट लॉ, हमें लॉ से बाहर निकाल दिया गया था। मतलब किसी वर्ल्ड का जो लॉ है, नेशन, यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है, उसमें हम थे ही नहीं। लोगों ने हमें काउंट ही नहीं किया। क्यों? बोलते थे हम तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे क्योंकि आपके यहाँ गलत अपार्थाइड सिस्टम चल रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले हमको लोगों ने बिल्कुल अपने कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया था। आज आप लोग खुद हमारे घर आए हैं, थैंक यू सो मच। स्पीच देने का तरीका है भाई, बहुत खुश हैं आज नेल्सन मंडेला जी, इसीलिए बढ़िया बढ़िया स्पीच देंगे, तो बढ़िया बढ़िया वर्ड्स लिखे होंगे। आवर विक्ट्री ओवर अपार्थाइड इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड फ्रीडम। तो बोल रहे हैं अपार्थाइड सिस्टम आज खत्म हो चुका है, और अब किसकी जीत होगी? जस्टिस की, न्याय की, पीस की, शांति की, फ्रीडम की। फ्रीडम, एवरीबडी इज फ्री टू डू वट एवर दे वांट। हर कोई अपने राइट्स को फॉलो कर सकता है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड, हमारा जो साउथ अफ्रीका का लैंड है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब ऐसा कभी नहीं होगा हमारे लैंड पर कि फिर से कोई एक पर्सन, मतलब कि वाइट पर्सन किसी ब्लैक पर्सन पर अत्याचार करेगा, या फिर वाइस वर्सा। कोई अब ऐसा नहीं होगा कि हम पावर में तो ब्लैक लोग वाइट लोगों पे अत्याचार करेंगे, नहीं, ये सिस्टम होगा ही नहीं। ब्लैक लोगों को सुप्रीमेसी में लाने का या गवर्नमेंट बनाने का मतलब ये थोड़ी है कि चलो अब बदला लेते हैं। बदला नहीं लेना है, बैलेंस रखना है। तो इन्होंने बोला कि अब ये सब खत्म कर देंगे हम, राइट। अब कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब सूरज अस्त होने का क्या मतलब हो गया? बात हो गई खराब, है ना। सूर्योदय, न्यू बिगिनिंग, एंड मतलब सब खराब। तो बोलते हैं अब ऐसा कभी नहीं होगा दैट सन सेट करेगा, हमारे ऊपर सन कभी सेट नहीं करेगा। कहते तो हमेशा हमारे ऊपर सन ब्राइट रहेगा, चमकता रहेगा। मतलब हम फिर से हमारी लाइफ में इतने डार्क डेज नहीं आएंगे जो अपार्थाइड सिस्टम के टाइम थे। टुडे द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मी। Not many years before they would not have saluted but arrested me। ये लाइन ना देखो इंपॉर्टेंट है, इससे ना क्वेश्चन आता है कि वो क्या सोच रहे थे जब वहाँ बैठे हुए थे सेरेमनी में। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ दिनों पहले की बात थी दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स थी, है ना, जो पुलिस के लोग थे, ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहे थे। सो टुडे द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सल्यूट कर, आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं क्योंकि आज तो मैं प्रेसिडेंट बन गया।
बट नॉट मैनी ईयर्स एगो, कुछ साल पहले की बात है, जब मुझे जेल में डाल दिया गया था, ये लोग मुझे सल्यूट करने नहीं आ रहे थे, मुझे अरेस्ट करने आए थे। इन्हीं लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था, क्योंकि यार ये तो देखो पुलिस जो भी पार्टी होगी, पार्टी में होगी, मतलब जो भी लोग सत्ता में होंगे, ये तो उनका बस ऑर्डर फॉलो करेंगे, कमांड फॉलो करेंगे। आपसे कहा जाइए प्रेसिडेंट को जेल में ले जाइए तो ले जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं, इनका तो काम ही है। तो बोल रहे जितने भी हायर जनरल्स आज मुझे सल्यूट करके खड़े हैं ना, ये सारे के सारे उस दिन ये सब के सब मुझे जेल में डालने के लिए आए थे। तो मैं भूला कुछ नहीं हूँ, मुझे सब याद है, बट मैं रिवेंज नहीं लूंगा, मैं एक अच्छा नेशन बनाना चाहता हूँ। देखो बच्चों, अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए हम रिवेंज ले लेते हैं, और उस टाइम के लिए अपने मन में हीरो बन जाते हैं कि तूने मेरे जैसा साथ जो किया टिट फॉर टैट, तेरे साथ भी वैसा किया, हिसाब बराबर। पर जो रिवेंज नहीं लेता और सिस्टम को सुधारने का काम करता है, वो आइडियल हीरोज बन जाते हैं और दुनिया उनको याद रखती है। नेल्सन मंडेला इज़ वन ऑफ देम, है ना। ये कौन बन गए हमारे लिए? आइडल ऑफ पीस। तो इन्होंने बदले को, रिवेंज को प्रायोरिटी नहीं दी, पीस को, जस्टिस को, इक्वालिटी को प्रायोरिटी दी कि भाई सबके साथ अच्छा होना चाहिए। इसीलिए तो उनको पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम और तुमको ना पढ़ रहा होता कोई बुक्स के अंदर। ठीक है, अभी बात करते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम में होता क्या था। वैसे मैं आपको सब बता रखी हूँ इंट्रोडक्शन में ही, अभी बस हम इसको एक बार देख लेंगे। सो अपार्थाइड अ फॉर्मर पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी नॉन वाइट मेजॉरिटी। तो जो मैं बोल रही थी ब्लैक लोग, हम ये इनको बोल रहे हैं नॉन वाइट, मतलब जो सफ़ेद नहीं है वो ब्लैक हो गया। पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक, पैसा, गरीबी, है ना, हर तरीके से सेग्रीगेशन, मतलब कि छांट, अलग अलग कर देना, सेग्रीगेशन कर देना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के अंदर इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब देखो फर्स्ट डेकेड हो गया 1910, ये वाला फर्स्ट डेकेड, पहले 10 साल ऑफ 20th सेंचुरी। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर, अब ये भी वहीं कहीं हुआ होगा। अब आप देखेंगे बिटर एंग्लो बोर वॉर कब हुआ, तो वो 1912-13 कुछ वहीं कहीं होगा, ठीक है। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, अब आप देख लो ये कब पैदा हुए थे, तो इन्हीं के बर्थ के आसपास की बात है। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। आगे लाइन समझ में, तो ये बता रहे हैं कि उस समय की बात है जब साउथ अफ्रीका के सब लोग आपस में मिल गए, वाइट लोग, और इन्होंने एक सिस्टम बनाया, इरेक्ट किया मतलब बनाया, जिसके अंदर इन्होंने रेशियल डोमिनेशन शुरू कर दी ब्लैक की वाइट के ऊपर, अगेंस्ट द डार्क स्किन मतलब ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही लैंड में, भाई अपनी ही धरती के ब्लैक लोगों के खिलाफ हो गए। आप आपने देखा होगा ना यूएसए वगैरह में भी ब्लैक लोगों के ऊपर कुछ ऐसे ही किया जाता था, वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उनको टेररिस्ट बोल दिया जाता था। हिंदू स्किन को देखकर, पाकिस्तानी स्किन को देखकर, माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, इस वाली स्टोरी के अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसा ही बताया गया है। ये वो स्टोरी है, कुछ कुछ ऐसा इनके साथ भी होता है। तो जहाँ भी ब्लैक लोग देखें उनको मार पीट रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। So the society based on racial discrimination was the harshest and most inhuman society in the world। ये इंपॉर्टेंट लाइन है चैप्टर के अंदर की कि भाई ये जो है ना अपार्थाइड सिस्टम, इसको बोला जाता है वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन। हार्श बहुत बुरी, इनह्यूमन मतलब इंसानों के साथ में कभी ऐसा कोई करेगा नहीं जैसा इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हुआ था। ये जो सोसाइटी बनी थी इस टाइम पे, है ना, कब की बात है? 1910 के आसपास की बात है। हमने अनुमान लगाया है, एग्जैक्ट डेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world ever known। और ये जो स्ट्रक्चर अपार्थाइड सिस्टम के टाइम पे बना था, हार्शेस्ट था, मोस्ट इनह्यूमन था, वर्ल्ड कभी देखेगी। अब आज के बाद ऐसा बोला जाता है कि इनका ऐसा मानना है, मैं इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखती हूँ, बट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि ऐसा माना जाता है कि अब तक की सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति किसी कंट्री के लोगों की रही है तो वो ब्लैक लोगों की रही है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। इसीलिए ब्लैक लाइफ मैटर्स, आपने देखा होगा कितना ट्विटर करता रहता है, कभी ना कभी बार बार ये जो पॉइंट है वो निकल के आता रहता है ना, ब्लैक लाइफ मैटर्स। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब लास्ट डेकेड चल रहा है, मतलब कि 1991 के आसपास की बात है, और 4 में तो आपको पता ही है प्रेसिडेंट बन गए। एंड माई ओन 80th डेकेड, अब इसका मतलब ये 8th डेकेड में है, मतलब 80 साल के ये ऑलरेडी हो चुके हैं एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बिन ओवरटर्न। तो देखो हम अब आप ये देखो
कि शुरुआत इसकी हुई थी तब जब ये पैदा हुए थे और 80 साल तक इन्होंने इसको सफ़र किया है ना, और तब जाके आज के दिन जिस दिन ये अपनी शपथ ले रहे हैं फाइनली ऑन पेपर अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हुआ है। 80 साल की इनकी, अब इसको हम अपने यहाँ देखें तो हम तो 200 साल तक गुलामी के शिकार रहे हैं ब्रिटिशर्स के, तो हमारी भी हालत बहुत ख़राब है। वो तो इनका तो ऑन पेपर आपको सब मिल गया है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हमारे तो जला दिए गए थे, हमारी तो हिस्ट्री चेंज कर दी गई। हमारे ऊपर तो जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने हमको परेशान किया, हमें ये भी नहीं पता कि वो कितने ख़राब थे या कौन कौन सी। अभी अभी आप देखो सोशल मीडिया पे ना नई नई स्टोरीज आती रहती हैं कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये किया, कहाँ है हिस्ट्री में इसका नाम। हमें पढ़ाया ही नहीं गया वो सब कुछ, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ में कितने लोगों के साथ कितनी अत्याचार हुई थी, राइट। तो हिस्ट्री हमें नहीं पता है हमारे यहाँ, अदरवाइज़ हमारे साथ में बहुत ही गलत हुआ है जो इंडियन हिस्ट्री है। तो ये इनके लिए है। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned, खत्म हो गया है forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people। और अब जो सिस्टम है ये सबके राइट्स को, फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे वाइट चाहे ब्लैक, सबकी रिस्पेक्ट हो रही है यहाँ पर, सबके बारे में सुना जा रहा है, सबको फ्रीडम मिला जा रहा है। अब स्टोरी के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका ना मतलब फ्लो में ही चल रहा है, यही सभी है चैप्टर में। अब इसमें नेल्सन मंडेला थोड़े और सैड हो जाते हैं, बोलते हैं जो कुछ आज ये है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। मैं तो हुई ठीक है, जितना भी मैंने 80 साल अपने निकाले, जो भी सीखा जो भी करा ठीक है, बट द सेक्रीफाइस ऑफ माई ओन पीपल, और भी लोग थे मेरी कंट्री के। तो ये प्रेसिडेंट है ना, तो ये सबके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। तो बोल रहे हैं कि अनइमेजिनेबल, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना सेक्रीफाइस किया है थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों ने। आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज, मैं तो सिर्फ रिजल्ट हूँ, इन सब के हार्ड वर्क का रिजल्ट हूँ मैं, जो जितने भी हमारे अफ्रीकन पैट्रियट्स रहे हैं हु हैड गॉन बिफोर मी। बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमारा फ्रीडम जिस दिन मिला, लोगों ने कितने सालों पहले मेरठ की क्रांति, यहाँ की क्रांति, वहाँ की क्रांति कर करके फाइनली हमें फ्रीडम मिला। तो 100 साल की जो हार्ड वर्क थे वो सब लोगों को एक तरीके से ट्रिब्यूट देना, तो वही काम आज के दिन नेल्सन मंडेला कर रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अभी यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी थी ना अपार्थाइड सिस्टम की, वही जो अपार्थाइड हमने अभी डिस्कस किया, इन्होंने एक डीप, गहरा एंड लास्टिंग वुंड छोड़ दिया है मेरे कंट्री के लोगों पर। मतलब आज भी लोग उस अपार्थाइड सिस्टम के बारे में सोच के डर जाते हैं कि कितना भयंकर समय था वो, दादाजी परदादा जो भी होंगे। अब ऑब्वियसली अभी की बात है, मतलब मैं भी थी 1994 में, तो थी से मेरा मतलब है आई वॉज अवेलेबल है ना, चाहे छोटी सी बच्ची थी बट थी। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप सोचोगे कि आप इस समय से निकले हो तो आपको कितना सैड फील होगा उस चीज़ को सोच के, राइट। तो बोल रहे हैं कि बहुत ही लंबा, एक बहुत ही सैड सा वुंड मेरी कंट्री के लोगों पर छोड़ा है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। डीप हर्ट जो हमें किया गया है, हमें रिकवर होने में टाइम लगेगा। भाई मेंटालिटी पे ना हावी हो जाता है। अगर आप इंडिया की बात करो तो आज भी हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको ख़त्म किया जा रहा है। कितने साल हो गए हमें फ्रीडम मिले हुए, है ना। आज भी कितनी जगहों पर सेम पॉलिसीज़। अभी हिस्ट्री तो अब जाके चेंज हुई है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से हिस्ट्री पढ़ाई चली थी, अकबर, बाबर, हुमायूं, पता नहीं क्या फलाना टिमका क्या पढ़ा रहे थे हमको हिस्ट्री, 6th 7th 8th की हिस्ट्री थी है, मैंने खुद पढ़ी है। बाद में जब मैंने अब देखा, आई थिंक कुछ 2015-16 में मैंने देखा, तो वो चैप्टर्स हट चुके थे। अब कितने पहले हटे आई एम नॉट श्योर। तब मैंने रियलाइज़ किया थैंक गॉड अब नहीं पढ़ा है। तो मतलब हमारा जो टेक्स्ट बुक्स है वो भी चेंज हो गए थे। अब जाके हम कुछ तमीज़ का पढ़ रहे हैं। सोचो मतलब अंग्रेज़ों ने कितना गलत किया, हमें क्या पढ़ा के गए, हमारा सारा टेक्स्ट बुक चेंज कर दिया। तो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें सुधरती हैं। अगर आप किसी गलत सिस्टम में घुस गए हो तो उससे निकल के बाहर आने में टाइम लगता है। सो द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्लैक प्रोड्यूस्ड हीरोज लाइक टैम्बू, सिसिलू एंड अदर इन साउथ अफ्रीका। तो बोल रहे हैं डेकेड्स मतलब सालों का, सदियों का जो अत्याचार। ये ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, है ना। ये वो ऑपरेशन वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन बोलते हैं इसको। एंड एक्सप्लॉयटेशन सेम एक ही बात होगी। जो हुआ है लोगों का, उसको
उसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ हीरो बने, जैसे टैम्बो बन गए, है ना, सिसलू बन गए, एंड बहुत सारे साउथ अफ्रीकन हीरोज हैं जो निकल कर आए और जिनको हम जानते हैं। नेल्सन मंडेला हो गए भाई। ये तो एक आम आदमी होता, अपना खाता पीता, जॉब करता, शादी करता, बच्चे करता, बुढ़ा होता, मर जाता, लेकिन क्योंकि इनकी कंट्री में ऐसे हो रहा था, इन्होंने कमांड संभाली और देखो आज हम इन सबको हम जानते हैं, इनको हम सब पढ़ रहे हैं। ऐसी अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हम कितने हीरोज़ के ऊपर मूवीज़ देख चुके हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर, है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, सुखदेव, कितनी सारी मूवीज़ हमने देखी हुई हैं। और जो ये जितने भी लीडर आए पॉलिटिक्स में उनको हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जो भी खराब सिचुएशन कंट्री की थी उसके ऊपर काम किए, इसीलिए वो हीरो बन गए। ये भी हीरो, वो भी हीरो। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल। अब साउथ अफ्रीका के बारे में सबको पता है कि वहाँ पे रिच सॉइल, मिनरल्स, जेम, स्टोन्स, क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। पर ये बोल रहे हैं कि मेरी कंट्री रिच है, मिनरल्स है, मान गया, बट मेरी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना वो क्या है? माई पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योर एज डायमंड। एक प्योर डायमंड से भी अच्छे हैं, उससे भी फाइन हैं, और वो है मेरी असली वेल्थ। मेरी कंट्री में जो मेरे लोग हैं वो ही मेरी वेल्थ है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है इस चैप्टर की, अपन लोग उनको पढ़ लेते हैं। देखो इसकी जो आप देख रहे हो इसकी समरी भी आपकी आधे घंटे से ऊपर की जा रही है, क्योंकि चैप्टर ही इतना बड़ा है। लेकिन आप इसकी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसकी अलग वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा और पढ़िएगा मेरे साथ में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो लास्ट में चैप्टर के हैं मैंने एक साथ जॉट डाउन कर दी, आपको हेल्प होगी, पढ़िए इनको। मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम सच ब्रेव कॉमरेड्स हु वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर पीपल। तो बोल रहे हैं कि मैंने ना करेज का मीनिंग ही इन लोगों से सीखा जिन्होंने लाइफ को सेक्रीफाइस किया। और क्या सीखा? मैंने सीखा, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। करेज क्या है? इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मुझे डर नहीं लगता तो मैं करेजियस हूँ? नहीं, मुझे डर लगा, लेकिन उस डर के आगे भी मैंने हार नहीं मानी और मैं आगे बढ़ा। वो असली फ्रीडम है। लाइन को एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है बच्चों, मैंने और भी दी है, जो एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर है आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। सेम लाइन को फिर से दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है कि ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, वो है जो डर को भी जीत जाए। सेम लाइन है बट बोलने का तरीका है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है चैप्टर में जो नेल्सन मंडेला में बताना चाहते हैं। बोलते हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। हमने कभी बचपन में ये नहीं सीखा कि तू वाइट है और तू ब्लैक है ना, और इसको हेट कर, इसको लव कर। सेम इंडिया में ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, हमें पता है क्या? 4 बच्चों को छोटे छोटे को बिठा दो, आप कभी नहीं बोलोगे कि तो मुस्लिम का बच्चा है, ये तो सिख का बच्चा है, ये तो इंडिया में हिंदू का बच्चा है, बोलोगे क्या? कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि इतने प्यारे, इतने स्वीट, बड़े होते जाते हैं, पता नहीं कैसे अलग अलग होते जाते हैं, है ना, अपने अपने कस्टम, अपने अपने ट्रेडिशन सीखते जाते हैं। तो हम ऐसे बड़े होते ही नहीं है जिसमें हम लोग रिलीजन और बैकग्राउंड या स्किन के कलर की बात करें। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। क्या लिख रहा है? लोगों को हेट करना सीखना चाहिए? नहीं, ये नहीं लिख रहा। यहाँ लिख रहा है कि अगर आप किसी से हेट, देखो लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है, आधे से ज़्यादा लोग इसको गलत पढ़ते हैं। लाइन में ये नहीं लिख रहा पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लाइन में लिखा हुआ है अगर आप हेट करना चाहते हैं एक दूसरे से, यू मस्ट लर्न इट, यू विल हैव टू लर्न इट। मस्ट की जगह पे आप लिखो हैव टू, है ना। अगर सीखना, अगर हेट करना है तो सीखना पड़ेगा, बचपन से सीख कर नहीं आए हैं हम। सो पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू, और अगर तुम हेट करना सीख सकते हो मेरे सिखाने पर, देन दे कैन बी टॉट टू लव, फिर तो तुमको प्यार करना भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। अब एक छोटा सा बच्चा जब होगा वो आपको देख के स्माइल करेगा और आपसे कहेगा प्लीज़ मुझे हक कर लो, मुझे डर लग रहा है। लव शो कर रहा है, हेट नहीं कर रहा है। क्या गंदे से कपड़े पहन रखे, हट यहाँ से, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। क्यों? उसको हेट करना आता ही नहीं है। हेट करना है तो सीखना पड़ेगा हेट करना, बट लव सीखना नहीं पड़ता, खुद से आता है। तो बोलते हैं यार जब एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी फीलिंग जो खुद से आती है, तुम लोग उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो भाई? तुम ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो जो तुमने सीखा है। हेट करना, हेट इतनी आसानी से कर लेते हो, लव क्यों नहीं कर पाते? थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया नेल्सन मंडेला और हमें सिखा रहे हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि लव करना नेचुरली आता है, हेट तो तुमको सीखना पड़ेगा भाई। तो जो आता है वो करो, सीखने की क्या जरूरत है नेगेटिव चीज़ें। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई है ना, गुडनेस अच्छाई है,
इसको तुम छिपा सकते हो, हाइड कर सकते हो, सामने वाले के सामने क्रूअल बन के दिखाओगे। जैसे बॉस जो होता है कंपनी का, है ना, या आपकी टीचर है, वो क्रूअल बन के दिखाती है नहीं, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं होगी या वो थोड़ा सा आपके सामने क्रूअल नहीं बनेगी, आप लेजी हो जाओगे, आप सिस्टमेटिक नहीं रहोगे, आप बोलोगे ठीक है मैम तो कुछ नहीं कहती, मैं तो नहीं कर रहा होमवर्क, मैम कहती है नो आई विल चेक इट टुमारो, तो वो आपके सामने स्ट्रांग बन के दिखाती है, क्रूअल थोड़ा सा हार्श बन के दिखाती है। तो आप अपनी क्वालिटीज़ को हाइड कर सकते हो, बट ख़त्म थोड़ी कर दोगे। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया टीचर क्रूअल हो गई, बॉस ख़राब हो गया, नहीं, वो अच्छा ही है, वो तो बस अपनी अच्छाई को छुपाए हुए कुछ देर के लिए। तो बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान हो, उसकी अच्छाई को आप छुपा सकते हो, लेकिन उसको दबा नहीं, ख़त्म नहीं कर सकते। ये पॉइंट उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है, जब वो जेल में थी, तो वो बोलते थे जिस जेल में मैं था ना, और मेरा जो बाहर जो भी वॉचमैन था, जो भी पर्सन था, सिपाही था, जिस दिन वो मुझे खाना देने आता था या मारता था ना, उसके फेस पर मुझे दिखाई देता था कि वो मेरे ऊपर तरस खा रहा है, सैड फील हो रहा है। तो देखा, इसको आपने काम दिया क्रूएलिटी का, बट फिर भी इसकी अच्छाई को छुपा नहीं पाए हो तुम, दबा दिया है कुछ समय के लिए, बट छुपा नहीं पाए। जिस दिन यहाँ इसके जैसी, मतलब इसकी कंट्री, इसको दिखेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, ये भी स्ट्रांग हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान है। बढ़िया। नाउ अभी बोल रहे हैं कि मैंने एक्चुअल फ्रीडम क्या है इसके बारे में भी सीखा। लास्ट ही आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है ना, हाँ देखो खत्म ही हो गया, बस 2 लाइन है, 2 स्लाइड्स हैं लास्ट की। सो बोलते हैं कि मैंने ये भी सीखा कि एक्चुअल फ्रीडम क्या होता है। क्या है एक्चुअल फ्रीडम? एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। बोलते यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना, तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बोलते हैं एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। मैंने ये सीखा कि हर इंसान की 2 ड्यूटी हैं लाइफ में। एक है उनकी फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, वाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर, है ना, एंड दूसरी है उसके पीपल को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, कंट्री को लेकर। मतलब एक तो हो गया फैमिली ओरिएंटेड, एक हो गया कंट्री ओरिएंटेड। और हर इंसान को ये करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी फैमिली का भी ख्याल रखती हूँ, और एज अ टीचर कंट्री के बारे में भी, कंट्री में भी कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, कंट्री के सक्सेस में, प्रोग्रेस में। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरा छोटा सा योगदान कंट्री में है। तो मैं दोनों तरीके की ड्यूटीज़ ईजिली फॉलो कर पा रही हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता इस काम को करने के लिए। लेकिन अगर कोई ब्लैक पर्सन उस समय पर अपार्थाइड सिस्टम के टाइम पर एक फ्री ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहता था, ही वॉज पनिश्ड। उसको दोनों ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करने दिए। क्यों? नेल्सन मंडेला ने कहा मैं अपनी कंट्री की तरफ ड्यूटी फॉलो करूंगा और मैं अपार्थाइड सिस्टम हटाऊंगा। उनको लिया और जेल में डाल दिया, और अपनी फैमिली से भी दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए सोच रहे थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज कम्युनिटी, और उनको जेल में डाल दिया गया। मंडेला बोलते हैं आई रियलाइज दैट नॉट ओनली ही बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। उस दिन इनको समझ आया कि हम तो फ्री हैं ही नहीं, हमें तो आज़ादी मिली ही नहीं, हम तो आज भी कौन है? शिकार है, स्लेव है। हिज डिज़ायर फॉर दिस फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ हिज पीपल मेड हिम अ रिबेल। और तभी से ये रिबेल बन गए, बोले मैं तो आज़ाद होऊंगा ही होऊंगा। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये अच्छी सी एजुकेशन लेके किसी और दूसरी कंट्री में जाके रह सकते थे फ्री, जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम फॉलो नहीं होता, जहाँ ब्लैक लोगों की रिस्पेक्ट होती है। बट ही सेड दैट द चेन ऑन माई पीपल इज़ अ चेन ऑन मी। अगर मेरी कंट्री के लोग आज भी स्लेव रहेंगे तो मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ? मुझे खुद भी फ्री होना है, इनको भी फ्री होना है, दैट इज़ रियल फ्रीडम। तो इसीलिए व्हाट इज़ द रियल फ्रीडम इनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये रिबेल बन गए। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन ऑन एनी ऑफ माई पीपल विल बी द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, और द चेन ऑन ऑल ऑफ देम विल बी अ चेन ऑन मी। तो मेरे ऊपर कोई चेन है तो सबके ऊपर है, सबके ऊपर है तो मेरे ऊपर है, क्योंकि जो फ्रीडम है ये हमें लेना ही लेना है, राइट। फिर इन्होंने फ्रीडम के बारे में कुछ लाइनें और बोली। ये बोले आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 वर्ड्स को देखो, समझो क्या क्या लिख रहा है यहाँ पर। इन्होंने बोला चलो लोगों की बात तो खत्म, भाई तुमको भी फ्री करना है, मुझे भी करना है, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, क्या वो फ्री है? ना, वो भी फ्री नहीं है। हम हैं ऑपरेस्ड, मतलब अत्याचार हम पर हो रहा है, हमको तो फ्री होना ही होना है, बट जो अप्रेसर है ना, मतलब जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसे भी फ्री होना है। वो किसका गुलाम है? मेंटेलिटी का। उसकी मेंटेलिटी उसके ऊपर हावी हो गई है। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या कि वर्ल्ड में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर अत्याचार करना चाहे? वी ऑल आर फ्री सोल, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी हील्ड, राइट। बट ऐसे में कोई एक पर्सन
उसके ऊपर उसकी मेंटालिटी या नेगेटिव इमोशंस हावी हो गए और वो कर क्या रहा है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो इसको भी फ्री होना है, किससे? अपनी मेंटालिटी से, नेगेटिव थॉट से। तो हम तो फ्री होंगे होंगे भाई, तू भी फ्री हो जा। ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, भाई किसी ने दूसरे मैन का फ्रीडम ले लिया, ही इज ऑल्सो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो तू भी तो प्रिजनर है, किसका? अपने दिमाग का। गलत सोच रहा है ना, हेट है तेरे अंदर, हेट से फ्री हो पहले तो। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइसेस एंड नैरो माइंडनेस। तो तुम भी किसी जेल के अंदर बंद हो। जैसे हमें तो तुमने कॉन्क्रीट जेल के अंदर बंद किया, हमें दिखाई दे रहा है, सब देख सकते हैं हम जेल में हैं, तू भी जेल में है, तेरी जेल दिख नहीं रही है। किसे? नैरो माइंडनेस, प्रेजुडाइसेस, रॉन्ग थॉट्स, नेगेटिव मेंटालिटी, हेट्रेड, इस सब ने तेरे को जकड़ रखा है। बाहर निकल इस सब से, तू भी उतना ही स्लेव है जितना हम है। ये लिखा हुआ है, अगेन फिलोसॉफिकल है, ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। अगर मैंने किसी का फ्रीडम ले लिया तो मैं फ्री ना, मैं भी उतना ही जिम्मेदार जितना तुम। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो जितना मेरा फ्रीडम छीन लिया, मैं फ्री नहीं हूँ, तुम भी फ्री नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने औरों को बंदी बना रखा है, स्लेव बना रखा है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक द अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर इनह्यूमैनिटी। दोनों के अंदर ही प्रॉब्लम है, दोनों को रॉब किया हुआ है। मेरे को तुमने रॉब किया है, तुमको तुम्हारी मेंटालिटी ने रॉब किया है, तो हम दोनों को ही क्या चाहिए? फ्री होना है। तो दिस इज रियल फ्रीडम। तो फ्रीडम एक्चुअली सबको तब मिलेगा जब अच्छे लोग भी अच्छे हो जाएंगे और बुरे लोग भी अच्छे हो जाएंगे। दैट वुड बी द मोमेंट टू सेलिब्रेट। और उसी दिन का वेट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, ऑल्दो ही इज नॉट विद अस। इनका जो काम था धरती पर ये कर चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, वन ऑफ द बेस्ट हीरोज़ जिनको हम जानते हैं, ये हैं। इंडियन हिस्ट्री में इनका कोई नाम नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन स्टोरी है, बट हम इन्हें पढ़ते हैं क्योंकि ही हैज़ सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। सो दैट इज़ इट। बहुत प्यारी स्टोरी है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई एम सॉरी ये जो समरी है बहुत लंबी गई, बट चैप्टर ही इतना बड़ा है, मैं कुछ कर नहीं सकती। बट हाँ, दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आपने इस चैप्टर को पूरा देखा होगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा लगा होगा ना ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, बिकॉज मैं बहुत देर से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ नॉन स्टॉप, सिर्फ इसीलिए ताकि ये चैप्टर जितने बच्चों को टफ लगता है वो ना लगे और वो इस चैप्टर को समझ जाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना ज़रूर कि मैंने लास्ट तक देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन में से आपको अच्छी लगी, उसको आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।